हाँ भाई, तो हम लोग अपना रिवीजन को आज आगे बढ़ाना है। तो आज हम अपने पास स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आने के चांसेस के भी हाई होते हैं। और इसको तुम लोग काफी बच्चे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं इसको अपने पास 12th में पढ़ के भी आए हुए होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने पास पार्टनरशिप की पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके अपने पास। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स या रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड persons who have agreed to share the profits who have agreed to share the profits and losses of a business carried on by all or any one of them acting for all. any one any क्या है और any one of them acting for all. ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। तो हमने देखा पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, कौन सा? फिड्यूशरी रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो, वो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट कि भाई वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। यानी कि आप एक अग्रीमेंट में एंटर करते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसके अंदर। ये तुम पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ोगे लॉ के अंदर कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए। वो क्या करेंगे? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे एक बिजनेस के। अब ध्यान रखना, अब अगर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने की, मतलब बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे आप एक एनपीओ नहीं खोल पाओगे, क्योंकि एनपीओ में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं होते हैं, एनपीओ प्रॉफिट के लिए बनती ही नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब है एक एनपीओ पार्टनरशिप फर्म के तौर पे नहीं आ सकती। ठीक है, अगर आपको एनपीओ खोलनी है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं, किसी और तरीके से खोलो, पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। अच्छा जी, अब जो ये बिजनेस है, बिजनेस या तो सब चलाएंगे या कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एजेंट होते हैं ऑफ द फर्म। ठीक है, तो लेट अस सपोज 3 पार्टनर हैं, तो जो एक पार्टनर है वो बाकी सारे पार्टनर्स का एजेंट है, साथ ही साथ फर्म का भी एजेंट है, और अपना तो प्रिंसिपल के तौर पे वो रिप्रेजेंट करेगा आउटसाइडर्स को। बाकी दोनों पार्टनर्स अगर बाहर जाके किसी से डील करके आते हैं तो बाकी दोनों पार्टनर्स अपनी तो प्रिंसिपल कैपेसिटी में जा रहे हैं मिलने, और तीसरे पार्टनर के एजेंट बन के जा रहे हैं और फर्म के एजेंट बन के जा रहे हैं। कहने का मतलब है अगर एक आदमी आउटसाइडर के साथ डील कर लेता है जाके, तो ये दोनों भी और फर्म भी लायबल हो जाएगी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। या फिर अगर ये दोनों लोग बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं थर्ड पर्सन के बिहाफ पे, मतलब इसके इसके साथ साथ इसके बिहाफ पे भी, तो इस पर्सन की भी लाइबिलिटी आ जाएगी और फर्म की भी लाइबिलिटी आ जाएगी। मतलब पार्टनर्स के एक्ट्स बाकी सारे पार्टनर्स को भी बाइंड कर देते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को भी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा म्यूचुअल एजेंसी। अब पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है। अब ये अग्रीमेंट या तो आप राइटिंग में कर सकते हो, या फिर ये अग्रीमेंट आप वैसे भी कर सकते हो, ओरल। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट राइटिंग में करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड। अब जो पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या है? राइटिंग में। ये क्या है? क्लास में डिस्कस किया था, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बनाते हैं? उसकी कुंडली बनाते हैं या हॉरोस्कोप बनाते हैं, है ना? तो ये पार्टनरशिप डीड भी क्या है? कुंडली ही है, जहां पे ये लिखा हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन पार्टनर होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में कब खोली जाएगी, फॉर्म का क्या नाम रहेगा,
फर्म का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने टाइम के लिए खोली गई है, या पार्टनर्स में कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल डालेगा, इसके अंदर लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगी तो किस रेट से चार्ज होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेसिस पे फॉलो किए जाएंगे, कैश बेसिस की एक्रूल बेसिस, या फिर बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कहाँ मिल सकती हैं, पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, अदरवाइज अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो अगर आपका ओरल में अग्रीमेंट है तो फिर यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट की बातें एप्लीकेबल होने लग जाती हैं। ठीक है, अगर आपने अग्रीमेंट अपना राइटिंग में नहीं लिखा हुआ है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की बातें लगेंगी, जिसमें कुछ कुछ बातें कुछ इस प्रकार होंगी कि पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होने वाला है, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 0 होगा, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 0 होगा, अगर पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और क्या पार्टनर्स को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें कब एप्लीकेबल होगी, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है इन राइटिंग, अगर ओरल है तो, अगर दवाई राइटिंग में है तो जो चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी फिर वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाना क्या मैंडेटरी है, नहीं, रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं, आप करवा भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर करवाना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पार्टनरशिप डीड की। अब आगे चलते हैं हम, इसके अंदर हमारे सामने क्या क्या आएगा, धीरे धीरे आएंगी एडजस्टमेंट्स। जैसे हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट्स अपने पास क्लास में जो करी थी वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है तो हम उसको डीमोटिवेट करने के लिए कि तू ड्राइंग्स मत निकाल, हम उससे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जहां उसने ड्राइंग्स ली वहां से लेके वो ईयर एंड तक ब्याज देगा। लेट सपोज पार्टनर ने ड्राइंग्स करी 1 जुलाई पे, तो टिल 31 मार्च उसको यहां से यहां तक अपनी ड्राइंग्स के ऊपर एक सेट ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना मैंडेटरी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना मैंडेटरी नहीं है, ये तभी चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर डीड में मेंशन्ड है तो देना है, अदरवाइज अगर डीड में मेंशन नहीं है तो आपको देने की आपको पार्टनर से ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक अप्रोप्रिएशन है, यानी कि जब इसको तुम डालोगे अकाउंट में तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज इनकम। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहां से लेके ईयर एंड तक, अगर उसने यहाँ कहीं ड्राइंग्स करी है, लेट अस सपोज 1 अक्टूबर पे करी है, तो यहाँ से ईयर एंड तक की उसकी ड्राइंग्स पे चार्ज होगा। अच्छा, ये फर्म के लिए एक इनकम है, ये हम डिस्कस कर लिया। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करोगे तो इसकी जर्नल एंट्री कुछ ऐसे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। जिस पार्टनर ने भी ड्राइंग करी है हम उसकी कैपिटल से इसको निकाल लेंगे और उसको उठा के इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट, इसके बाद हमने डिस्कस किया था अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक वो ओनर ने जो पार्टनर ने जो पैसा बिजनेस में डाला है उस पैसे पे वो फर्म से क्या ले रहा है, कैपिटल ले रहा है। तो ये कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक एक्सपेंस है क्योंकि फर्म इसको पे करेगी, बट ये एक्सपेंस तभी पे करना है अगर डीड में मेंशन्ड है तभी। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। दूसरी चीज, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन है और इसको हम कहां डालेंगे, इसको डालेंगे हम अपने पास P&L अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, इसको आप एज अ चार्ज भी ट्रीट कर सकते हो। अगर आप इसको एज अ चार्ज ट्रीट करोगे तो ये जाएगा P&L में,
कौन मुझे बताएगा अप्रोप्रिएशन में और चार्ज में क्या फर्क है? अप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या फर्क है? सर चार्ज कंपल्सरी होता है, अप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट होता है तो देना होता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करोगे एज अ चार्ज, तो कंपनी को अगर लॉस भी हो रहा होगा तब भी ये पे करना पड़ेगा, मतलब ये लॉस उठाना पड़ेगा। बट अगर आप इसको ट्रीट करते हो एज एन अप्रोप्रिएशन, तो ये तभी पे करना है अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, आप इसकी, अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको उठाकर हम डाल देंगे पी&एल अप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री बन जाएगी पी&एल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। अब लेट अस सपोज कंपनी में प्रॉफिट्स हैं 10,000 रुपए। ठीक है, और हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट अस सपोज इसकी है 3,000, इसकी है 5,000 और इसकी है 6,000। तो कितना हो गया? 6 5 11, 11 3 14, 14,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, पर प्रॉफिट सिर्फ 10,000 रुपये है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब प्रॉफिट्स तो पूरे हैं नहीं देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 को इस रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 3:5:6। ठीक है, इस रेशियो में हम इस कैपिटल को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो, या फिर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स बांट दो। रेशियो तब भी सेम ही आएगी, ध्यान रखना है बात। जो रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी वही रेशियो कैपिटल्स की भी होगी। तो जब सवाल में जो भी रेशियो गिवन है उस रेशियो में बांट देना, चाहे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे रेशियो ऑफ कैपिटल हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दो। कोई डाउट किसी को? हाँ ना में जवाब चाहिए। नो सर। नेक्स्ट अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक एक्सपेंस है और इसको वो ट्रीट करते हैं एज अ चार्ज। ठीक है, मतलब ये कहाँ ट्रांसफर होता है? पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका जो रेट होगा वो प्री डिटर्मिन्ड होगा, मतलब पहले से डिसाइडेड होगा कि किस रेट पे ये दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं मेंशन्ड तो हम इसका जो रेट है वो लेंगे 6% पर एनम, जो कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है। ठीक है, अगर बात करूं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू बैंक, और दूसरी एंट्री होगी पार्टनर पी&एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, पी&एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होगा एज अ चार्ज, और हम इसको उठा के कहाँ डालेंगे? पी&एल में। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगला है पॉइंट है हमारा जो हमने क्लास में डिस्कस किया अपने पास, डी पॉइंट। अगला है सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर। तो सैलरी या कमीशन टू पार्टनर तभी दी जाएगी जब ये डीड में मेंशन्ड होगी। अगर ये डीड में मेंशन्ड नहीं है तो हम पार्टनर्स को ये पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रीट करेंगे एज एन अप्रोप्रिएशन, यानी कि ये ट्रांसफर होगा टू पी&एल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, और ये तभी पे होगा अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं तो नहीं पे हो पाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी जर्नल एंट्री की, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी सैलरी या कमीशन टू पार्टनर डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन। ठीक है, ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अगला, अगर हमारे को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हो, प्रॉफिट्स या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो ये प्रॉफिट्स या लॉसेस हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? जो डीड में मेंशन्ड होगी। ठीक है, और अगर कोई डीड नहीं बनाई गई या डीड में मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर मुझे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स को, तो इसकी एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स को, तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल में उनके रेशियो में बढ़ जाएगी, जो रेशियो हमारे पास सवाल में गिवन हो। ठीक, अगला, अगर हम बात करें एक पार्टनर जिसके पास गारंटीड प्रॉफिट्स हैं, तो उसका क्या करेंगे? पार्टनर विद गारंटीड प्रॉफिट्स। बताना जरा, एक पार्टनर विद गारंटीड प्रॉफिट्स का तो हम क्या करते हैं? एक पार्टनर जिसके गारंटीड प्रॉफिट्स का क्या करते हैं हम? आरन, यस सर। सर जो जितनी गारंटी हम उसको पहले बांट देते हैं, फिर जितना बचता है बाकी में बढ़ जाता है। जितना गारंटी दिया हुआ हमने पार्टनर को, पहले उसको उसका अमाउंट पे कर देते हैं और बचे हुए पार्टनर को फिर बचा मिल जाता है। लेट अस सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनका जो रेशियो है वो है लेट अस सपोज इक्वल। ठीक है, और सी को गारंटीड है कि उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब लेट अस सपोज फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ 2,00,000 रुपए का। तो ए, बी और सी में अगर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूं एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कुछ इतना आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट्स हमने जब बांटे तो सी को प्रॉफिट्स गारंटीड प्रॉफिट से कम मिले, तो सी रोने लगेगा, मेरे को तो गारंटी प्रॉफिट बोला गया था 1,00,000 मिलेगा, ये तो मुझे कम मिल रहा है। तो क्या करेंगे? इसको 1,00,000 रुपए देंगे। ठीक है, जिसको गारंटी मिली थी। अब इसके शॉर्टफॉल कितना है? इसका शॉर्टफॉल है 33,333। तो ये शॉर्टफॉल कौन बेयर करेगा? वो बेयर करेगा जिसने गारंटी ली थी। अगर गारंटी दोनों पार्टनर ने ली थी तो दोनों पार्टनर इसको पूरा करेंगे बराबर। अगर मान लो सिर्फ बी ने गारंटी ली थी तो बी देगा अपने प्रॉफिट में से, और अगर किसी ने ली थी तो दोनों देंगे इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, तो क्या ये कोई दूसरा रेशियो डिसाइड कर सकते हैं इसको बांटने का? यस, अगर पार्टनर्स चाहें तो अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो से हट के गारंटी ले सकते हैं। मान लो ये कहता है कि हम इसको 2:1 में बांटेंगे, मतलब रेशियो कुछ भी हो पार्टनर्स प्रॉफिट्स का, गारंटी प्रॉफिट्स बांटेंगे शॉर्टफॉल को 2:1 में। तो 33,333 का 2/3 ए देगा, 1/3 बी देगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? ये 33,333 इनके जो ये रेशियो है 1:1 जो ए और बी का, इसमें बांट देंगे। मतलब 66667 और 1666 ये इनके अकाउंट से निकाल लेंगे और इसको 33,333 दे देंगे। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 50,000, इसकी हो जाएगी 50,000 और सी को मिल जाएगा 1,00,000। ठीक है, ये हो गया गारंटीड प्रॉफिट्स। जिस पार्टनर ने गारंटी ली है वो ही देगा, ध्यान रखना। जिसने गारंटी नहीं ली वो नहीं देगा। अगर किसी ने नहीं बताया, सवाल नहीं बोला कि किसने गारंटी ली है, तो मानेंगे बाकी के सारे पार्टनर्स ने गारंटी ली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ मतलब गारंटीड प्रॉफिट्स भी। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर हमने सवाल किए थे, तो मैं एक बार अपने पास डिस्कस कर रहा हूं P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट।
तो P&L अप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है चल जा आओ देखें, P&L अप्रोप्रिएशन एक तरीके से P&L ही है, बस प्रॉफिट इनकम एक्सपेंसेस टुवर्ड्स पार्टनर आ जाएंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा नेट लॉस फ्रॉम P&L, या फिर नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इधर। फिर अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी गई है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ सकता है, अगर सवाल में दिया है कि हमने किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो जनरल रिजर्व का ट्रांसफर आ सकता है। ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व हो सकता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू जो पार्टनर्स हैं ए और बी। और अगर लॉस आता है तो हम यहां लिख देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी, और उसका टोटल डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन। बताओ इतने पोर्शन में कोई डाउट किसी को? हाँ ना में जवाब चाहिए? नो सर। नेक्स्ट, तो P&L अप्रोप्रिएशन हो गया हमारा। इसके बाद हमने देखा था अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस आती हैं तो उसमें कैसे निकाला जाता है। हमने देखा था अगर पार्टनर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करते हैं, सेम इंटरवल्स पे, तो हम उनका कुछ डेज का मंथ का कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करी है सेम इंटरवल्स पे, जैसे कि अगर हमने ड्राइंग्स करी है हर महीने फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो हम कुछ महीने लेते थे, कितने 6.5 मंथ्स लेके करते थे। अगर ड्राइंग करी है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ तो हम कितना लेते थे 5.5 मंथ्स लेके वो निकालते थे, मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते थे। ठीक है, अगर ड्राइंग्स करी हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग्स करी हैं, तो फिर हम क्या लेते थे, मंथ्स को 6 मंथ्स लेते थे। फिर अगर उसने ड्राइंग्स करी हैं फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर तो हम लेते थे 7.5 मंथ्स। अगर हम लेते थे लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर तो निकालते थे हम 5.5 मंथ के हिसाब से। फिर अगर हम ड्राइंग्स लेते थे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर तो हम लेते थे 6 मंथ्स के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से करते थे हम। अब ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मंथ का कैलकुलेशन। वैसे अगर इसका फॉर्मूला पूछो कि सर ये निकलता कैसे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब पहली ड्राइंग के बाद साल तक कितने महीने बच रहे हैं वो, और आखिरी ड्राइंग के बाद साल में कितना टाइम बच रहा है वो, उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ जाती थी। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस किया था अपने पास क्लास में। आगे नेक्स्ट, इसके बाद हमने अपने पास
गुडविल की कैलकुलेशन करी थी। एक मिनट आ जाओ। अब हमने इसके बाद क्लास में करा था गुडविल की कैलकुलेशन। अब गुडविल की कैलकुलेशन से पहले हम अपने पास गुडविल की डेफिनेशन देखेंगे। तो गुडविल की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या है? गुडविल। ये फ्यूचर का प्रॉफिट एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने पास्ट में मेहनत करी, तो ये क्या बना, इसको क्या कहते हैं? हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब गुडविल के तरीके सीखे थे हमने, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। सबसे पहला था हमारे पास कौन सा? कह लो सिंपल एवरेज मेथड। एक बार के लिए सिंपल एवरेज मेथड। अच्छा, एक काम करते हैं, मेथड से पहले हम सीख लेते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉफिट्स। कहने का मतलब क्या है? हम पास्ट के प्रॉफिट्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की एक रिफ्लेक्शन दे हमें कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाला है। हम पास्ट के प्रॉफिट्स में क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसे लेट सपोज हमारे पास ईयर 1, 2 और 3, साल में 3 साल का डेटा दिया हुआ है, तो हम इसको पुराने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स प्रिडिक्ट करें। तो हम इनमें एडजस्टमेंट क्या करते हैं? हम पहले लिखते हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स जितने भी हैं। फिर हम क्या करते हैं? अगर इन प्रॉफिट्स में कोई गलतियां हैं तो वो गलतियां सुधारेंगे, तो प्लस माइनस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कोई प्रॉफिट्स में कोई गलती वलती है तो वो प्लस माइनस कर देंगे। फिर क्या प्लस माइनस करेंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज। अगर स्टॉक में या लायबिलिटीज में किसी में भी कोई भी रीवैल्यूएशन हो रहा है तो वो रीवैल्यूएशन हम अपने इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स बेच के कोई भी प्रॉफिट या लॉस है तो उसको रिवर्स कर देंगे। प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे, लॉस है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे को गुडविल निकालनी होती है अपने ऑपरेटिंग बिजनेस की, ना कि नॉन ऑपरेटिंग। तो फिक्स्ड असेट्स बेचना, इन्वेस्टमेंट बेचना एक फर्म के लिए नॉन ऑपरेटिंग का काम है, तो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस भी हम अपने प्रॉफिट्स में से रिवर्स कर देंगे। और क्या होगा? हम करेंगे प्लस माइनस एबनॉर्मल लॉसेस या गेन्स। एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन अगर कुछ है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। गेन है तो माइनस कर देंगे, लॉस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, माइनस कर देंगे अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम। एक पार्टनरशिप फर्म का मेन काम अगर इंटरेस्ट कमाना नहीं है, तो इंटरेस्ट इनकम अगर कुछ हो रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम हम अपने पास माइनस कर देंगे, जिस किसी भी साल में होगी। ठीक है, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अभी फ्यूचर एडजस्टेड प्रॉफिट्स नहीं हुए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स नहीं हुए, ये हो गए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स में हमने कोई एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, अब इसके बाद हम इनका निकाल सकते हैं सिंपल एवरेज, या हम निकाल सकते हैं इनका वेटेड एवरेज। ठीक है, तो सिंपल एवरेज कब निकलेगा? सिंपल एवरेज निकलेगा अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड नहीं है। जैसे लेट अस सपोज प्रॉफिट यहाँ है 2 लाख, यहाँ है 1.5 लाख, यहाँ आ गया 3 लाख। तो देखो प्रॉफिट यहाँ पे पहले गिरा और फिर यहाँ पे बढ़ गया, तो प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो हम क्या लेंगे फिर ऐसी सिचुएशन में? सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेंगे।
वहीं अगर प्रॉफिट को हो जाए कुछ ऐसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, तो हम ऐसी चीजों में क्या लेंगे फिर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कुछ ऐसा हो जाए 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, तो देखो प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। सेम अमाउंट से डिक्रीज होना जरूरी नहीं, जैसे यहाँ से 50-50 से कम हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि सेम अमाउंट से डिक्रीज हो, कितने से भी डिक्रीज हो, बट कंसिस्टेंटली अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम फिर क्या यूज करेंगे? वेटेड एवरेज। यानी कि अगर कंसिस्टेंसी दिख रही है इंक्रीजिंग की, कंसिस्टेंसी दिख रही है डिक्रीजिंग की, तो हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, तो हम निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो भी है वो निकाल देंगे, मतलब इसको इसको ऐड करके डिवाइड बाय 3, और इसको निकाल देंगे हम वही 2 लाख इंटू 1, 2 लाख, 2.5 लाख इंटू 2, और 3 लाख इंटू 3। मतलब वेट्स देंगे हम, कम से शुरू करेंगे और ज्यादा तक पहुंचेंगे। मतलब इसको देंगे वेट 1, इसको देंगे वेट 2, इसको देंगे वेट 3, और इनको अपने अपने वेट्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वेट से, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल देंगे। ठीक है, अब अगर मुझे गुडविल निकालनी है सिंपल एवरेज मेथड से, तो अब हम अपने पास मेथड शुरू करते हैं। देखो, तो मेथड्स में सबसे पहले जो मेथड है वो है हमारा सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल निकालना। सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है? आप ये वाला जो प्रॉफिट है इसको निकाल दो। इसको तुमने 12th में सीखा था एक्चुअल प्रॉफिट के नाम से, या किसी और प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोल दो इसको। तो एक्चुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल एवरेज के हिसाब से गुडविल आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारा? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला जी, ये जो वेटेड एवरेज आपने निकाला है प्रॉफिट, इसको पकड़ो, तो वेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी एज पर वेटेड एवरेज मेथड। ठीक। तीसरा मेथड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एक फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो हमने निकालना सीख लिया। ये एक्चुअल प्रॉफिट या तो वेटेड हो सकता है या सिंपल एवरेज वाला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सिंपल एवरेज ही लेना, मैंने यहां लिख दिया तो नहीं, वेटेड एवरेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पास प्रॉफिट में किस तरीके का ट्रेंड है, तो ये उस हिसाब से निकलेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है ये तो बता दो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है दो तरीके से। अगर आप इसको निकालते हो लाइबिलिटी साइड से तो ऐसे निकलता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट प्लस जो भी पुराने रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको ले लेंगे, माइनस लॉसेस, माइनस कोई फिक्टिशियस असेट्स पड़े हैं तो इनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां से आ जाएगा हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर आपको असेट साइड से निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैसे निकलेगी? आपके टोटल असेट्स में से माइनस कर देना टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जिसमें करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सारी आ जाएंगी। ये माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा? बेटा ये तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे को क्लास में क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है निकालना पड़ता है, तो वो या तो लाइबिलिटी साइड या फिर असेट साइड से निकल सकता है। ठीक है
सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होगा, हाँ नंबर ऑफ परचेज भी हमारे पास सवाल में गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट के बाद हमने देखा था अपने पास अगला मेथड जो था वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कितने कर लिए हमने, ए बी सी डी। अगला देखा था हमने अपने पास कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैपिटलाइज प्रॉफिट्स क्या है, देखो बेटा नाम समझा रहा है, प्रॉफिट्स को अगर आप कैपिटलाइज कर दो तो क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो एनआरआर से तो आ जाएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट्स। अच्छा जी, सर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड वही है जो हमने यहाँ निकाली थी, या तो लायबिलिटी साइड से या फिर असेट साइड से। तो ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमने आई थिंक लास्ट जो मेथड देखा था अपने पास वो था एन्युटी मेथड, जिसमें हम क्या देखते हैं, हम अपने पास एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालते हैं, जैसे कि हमने पहले निकालना सीखा था फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जिसको बोल रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपने पास जो हमारा एन्युटी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जिस रेट पे गिवन है और जिस पीरियड के लिए गिवन है उसके हिसाब से। जैसे हमारे पास 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 इयर्स के लिए, तो हमने अपने पास क्लास में सीखा था एन्युटी कैसे निकलता है, कैसे निकलता है 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 5। तो हम अपने पास कैलकुलेटर पे निकालते थे कि 1 डिवाइड बाय 1.10 इज इक्वल टू जो अमाउंट आया फिर उसको मेमोरी में डाल देते थे m प्लस, फिर एक बार और इक्वल टू दबाते थे फिर डाल देते थे m प्लस, 2 बार हो गया, फिर एक बार और इक्वल टू दबाया जो फिगर आई m प्लस, फिर एक बार इक्वल टू 4 बार हो गया m प्लस, और फिर एक बार और करेंगे उसको इक्वल टू करके फिर m प्लस में डाल देंगे तो मेमोरी में आ जाएगा। फिर हम MRC बटन दबा के उस फिगर को रिट्रीव कर लेंगे, ये किसकी होगी, ये फिगर होगी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल प्रॉफिट से, हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर तुम अपने पास मैथ्स में भी सीखते हो। ठीक है, तो अगर डाउट हो तो मैथ्स में भी अपने पास करा हुआ है तुमने, वहां पे भी अपने पास नोट्स एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो यहां से हमने गुडविल कैलकुलेशन अपने पास कर ली। ठीक है, अगला फिर हमने इसके बाद सीखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर हमें एक पार्टनर को एडमिट करना है तो इसमें हमने सबसे पहले सीखा था कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, याद है। तो रेशियोज में हम सबसे पहले हमारे सवाल में कभी कभी क्या हमेशा गिवन होगा कि ओल्ड रेशियो क्या है अमंग द पार्टनर्स, कि 1:1:1 जो भी है। अब अगर हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो हम जिसको पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, मान लो डी को एडमिट कर रहे हैं, तो हम उसकी फिर न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक है, हमें उसकी न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है। तो सवाल में गिवन होता है कि डी को एडमिट करा गया कितने शेयर के लिए, लेट अस सपोज गिवन है कि 1/4 शेयर के लिए अपॉइंट किया गया, तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता था, हमें निकालना पड़ता था कि भैया डी जो पुराने पार्टनर्स का खाएगा वो कितना होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स किस रेट में सैक्रिफाइस करेंगे अपना हिस्सा टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर। तो सैक्रिफाइस रेशियो में निकालना सीखा था, इसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पुरानी रेशियो जो पार्टनर्स की है उसमें से नई रेशियो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, या फिर कभी कभी फॉर्मूला ऊपर नीचे भी कर देता है कि भैया मान लो सवाल कह देगा न्यू रेशियो बताओ, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर दो तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, सॉरी न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशियो की कैलकुलेशन। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, इसमें हमने अलग अलग केसेस करे थे कि रेशियोज किस तरीके से गिवन है तो कैसे कैलकुलेशन रहेगी, क्योंकि रेशियोज में कभी कैसे गिवन होता है 1/3 ऑफ हिज शेयर या 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, तो इन वर्ड्स पे हमें बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है।
सारे केस स्टडीज हमने अपने पास क्लास में करे थे। ठीक है, तो रेशियोज एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले काम क्या हमारा, रेशियो निकालना, ओल्ड तो गिवन होगा, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो। अब उसके बाद हमारा सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें प्रिपेयर करना होगा अपने पास एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में हम जब बनाया था हमने सीखा था इसका दूसरा नाम वो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जब एक पार्टनर एडमिट होगा तो हम अपने पुराने असेट्स और लाइबिलिटीज जो है उनको रीवैल्यू करेंगे, उनकी इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है वो निकालेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, एक बार जल्दी से याद कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसमें हम देखा था, अगर लाइबिलिटी अपवर्ड्स हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे लिए लॉस है, तो हम उसको डेबिट साइड पर डाल देते हैं। सिमिलरली अगर हमारा असेट डाउनवर्ड्स जा रहा है, असेट की वैल्यू घट रही है, तो हम उसको डेबिट साइड पर डाल देते हैं। फिर अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाती है तो वो लॉस है हमारे लिए कि भाई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी, अब पता चल रहा है। अब क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, यानी कि लाइबिलिटी अगर डाउनवर्ड्स हो रही है, लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो मतलब हमें पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब फायदा हो गया। फिर असेट्स अगर हमें अपवर्ड्स करने पड़ रहे हैं, असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो फायदे की बात है, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड असेट है तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को। तो अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो प्रॉफिट्स हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो, और अगर लॉस आता है तो उसको भी सेम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, आगे रिवैल्यूएशन हो गया, P&L एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको अपने पास। नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या होता है, हम अपने पास गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो गुडविल एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, या तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, क्लास में सीखा है हमने ये, या फिर हम कर सकते हैं बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ठीक है, अगर हम एडजस्टमेंट करें थ्रू कैपिटल अकाउंट्स तो हमने इसकी एंट्री सीखी थी, क्या थी, इसकी एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम ये करते हैं किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो में। अगर हम एडजस्टमेंट करें थ्रू गुडविल अकाउंट तो इसकी एंट्री में सीखी थी क्या, पहले हम गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री करेंगे गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होगी ये, ओल्ड रेशियो में। फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हम किस रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ओल्ड माइनस न्यू बन हो जाएगा, अपना आप सैक्रिफाइस रेशियो में हो जाएगा। बट सवाल में जिस रेशियो जैसे बताया गया वैसे करना पड़ेगा। तो गुडविल एडजस्ट होगी या तो थ्रू कैपिटल या फिर बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि भैया जो नया पार्टनर आ रहा है वो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका फ्यूचर में गुडविल का हिस्सा खा जाएगा, क्योंकि पास्ट में मेहनत करी थी पुराने पार्टनर्स ने, अब उसका फायदा उठाएगा नया पार्टनर भी, तो नया पार्टनर फ्यूचर में वो प्रॉफिट में खा जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स नए पार्टनर के नहीं थे तो वो हम उससे आज ही वापस ले लेते हैं, तो वो एंट्री कर देते हैं या तो ये वाली या फिर ये वाली। सर एक चीज और भी होती थी, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो क्या करते थे, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में पहले से है, मतलब बैलेंस शीट में अगर पहले से है तो हम इसको राइट ऑफ करते थे। सर इसकी एंट्री एक बार याद करा दो, इसकी एंट्री थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो ये हमने कर दिया अपने पास गुडविल एडजस्टमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस।
पुराने प्रॉफिट से लॉसेस जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है, अगर प्रॉफिट्स बांट रहे हैं तो हम करते हैं रिजर्व्स या प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉसेज हैं तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। ये भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप है प्रिपेयर करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे एक तो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंसेस, पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं, पार्टनर्स ने अगर कोई करंट अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो उसका बैलेंस हम अपने पास यहाँ डालेंगे। फिर हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो डाल देंगे। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस अगर कुछ है तो वो डाल देंगे। ठीक है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे जैसे हमने ऊपर जनरेट करी। फिर गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्रीज कर देंगे और लास्ट में हम निकाल देंगे अपने पास बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और छठा स्टेप क्या होगा, छठा स्टेप होगा हमारे पास प्रिपेयर करना बैलेंस शीट। तो इसमें हम अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अच्छा कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करना चाहें तो दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने सीखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो दो तरीके से बन सकता है, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन से मेथड में दो अकाउंट बनते थे, कौन से मेथड में दो अकाउंट बनते थे, क्या हो गया भावना, यस सर। कौन से मेथड में दो अकाउंट बनते थे, याद नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। आकृति, फिक्स के अंदर दो बनते थे, एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और इसके अंदर बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट जो हमारा दूसरा अकाउंट होता है। इसके अंदर बनता है सिर्फ एक ही अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये क्यों बनते हैं, क्योंकि अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको रोज अपनी दुकान पे जितनी सेल हुई उसका पैसा घर लेके जाना है और अगले दिन फिर वापस लेके आना है, तो आप ये वाला फॉलो करते हो। वरना अगर आपका ऐसा बिजनेस जिसमें रोज पैसा नहीं आता है और रोज घर लेके जाना नहीं पड़ता, अगले दिन रोज लेके वापस नहीं आना पड़ता, तो आप यूज करते हो फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो ही चीजें आती हैं, क्या, या तो परमानेंट एडिशनल कैपिटल या फिर परमानेंट ड्राइंग्स, जो कि ड्राइंग्स कहलाई जाती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आता है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो वो आता है। इसके अंदर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इसके अंदर आप रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस, मतलब डेली की ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं सारी की सारी इसके अंदर होंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ यही दो चीजें आएंगी। ठीक है, बाकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, रीवैल्यूएशन, गुडविल एडजस्टमेंट, सब चीजें कहाँ जाएंगी, इसके अंदर जाएंगी। करंट अकाउंट का बैलेंस भी कहाँ जाएगा, इसी के अंदर ट्रांसफर होगा। वहीं अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसमें सारी एंट्रीज आएंगी जो हमने अभी पीछे डिस्कस करी। मतलब चाहे तो एक परमानेंट एडिशन हो, परमानेंट ड्राइंग्स हो, या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो। एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों ही ड्राइंग्स एक ही अकाउंट में जाएंगी, कौन सा, कैपिटल अकाउंट में। इसके अंदर सारी एंट्री मतलब मर्ज करके एक खाता बनेगा और यहाँ पे दो अलग अलग खातों में अलग अलग जगह पे बांटी जाएंगी चीजें। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा सर हमने पढ़ा एक ऊपर रीवैल्यूएशन अकाउंट,
एक कुछ कॉन्सेप्ट होता था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, तो वो क्या था सर, आओ जल्दी से याद करें। हमने सीखा था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कौन बनाना, जिसमें हमने देखा था कि ये तब प्रिपेयर होता है अगर कंपनी अपने रिवैल्यूएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना नहीं चाहती। ठीक है, मतलब करंट असेट्स करंट लायबिलिटी जो रिवैल्यू कर रहे हैं, अगर कंपनी चाहती है कि वो बुक्स में ना दिखाई दे तो वो प्रिपेयर करती है अपने पास मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कैसे बनता है, आओ जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है तो क्या करना है, जो चीजें हमने रिवैल्यूएशन में पहले करी हैं वो पहले एज इट इज कॉपी कर दो वहां पे, मतलब ये सारी चीजें उठा के यहाँ डाल जाएंगी। सिमिलरली ये सारी चीजें उठा के इधर डाल जाएंगी। ठीक है, अब आप प्रॉफिट से लॉसेस जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और क्लोज कर दो। मतलब पहले तो बनाओ एक अपने पास नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद क्या करो, अब ध्यान से सोचना, जब हमने इनको नॉर्मल रिवैल्यूएशन की तरह बनाया तो हमने तो एडजस्टमेंट्स कर डाली, मतलब जो हमारे असेट्स हैं उनको तो रिवैल्यू कर दिया, बट हमें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, पहले ये बना लिया, उसके बाद इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब यहाँ की सारी आइटम इधर आ जाएंगी और यहाँ की सारी आइटम इधर आ जाएंगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ की इधर हो जाएंगी तो क्या होगा, ये प्रॉफिट भी इधर हो जाएगा और इधर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, लॉस, और ये लॉस जब इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट यहाँ बांटा था ओल्ड रेशियो में, अब यहाँ पे हम ये जो लॉस इधर वाला आ रहा है इसको बांटेंगे न्यू रेशियो में। ठीक है, और ये प्रॉफिट्स जो यहाँ आ रहे हैं इनको भी बांटेंगे हम न्यू रेशियो में, मतलब एक ही चीज आएगी, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, बट क्या करना है, पहले बांटना है ओल्ड रेशियो में और फिर बांटना है न्यू रेशियो में। ये करने के बाद हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन जाएगा। सिंपली क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले तो ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देना, फिर उसको जब लॉस बदलोगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना, या अगर लॉस हो रहा है तो पहले लॉस उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और फिर ये प्रॉफिट्स नए रेशियो के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सर क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की जगह पे बार बार ये सारे काम करने के अलावा, है ना, एक तरीका और है, क्या करो, आप अपने पास पहले बनाओ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब आप चाहते हो कि भैया ये दोबारा रिवर्स ना करना पड़े, तो सिंपली क्या करो, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, जो भी तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो उसमें उसको बांट दो, और एंट्री क्या कर दो उसके बाद, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सॉरी, उसके बाद एंट्री कर दो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट हो जाएगा जैसे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो होता है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो यहाँ पे पहले ओल्ड में बांटा और फिर यहाँ पे न्यू में बांटा नीचे, तो हुआ क्या, ओल्ड और न्यू में बांटने से हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से हो गया। वरना तुम क्या करो, एक अकाउंट बना लो और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग में बांट डालो। ठीक है, और एंट्री कर दो गेनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई थिंक एडमिशन में हमने अपने पास कर लिया है सारी चीजें। ठीक है तो बस एक गुडविल का ट्रीटमेंट रह गया है कि गुडविल एडजस्टमेंट हम अपने पास, मैंने डिस्कस करी थी वैसे, कि गुडविल की एडजस्टमेंट हम अपने पास दो तरीके से करते हैं। इसके अंदर हमने मेथड सीखे थे कि एक तो था रिवैल्यूएशन मेथड, एक था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, फिर एक हमने पढ़ा था प्रीमियम मेथड, और एक था हमारा गुडविल वाला मेथड, प्राइवेट सेटलमेंट मेथड। तो रिवैल्यूएशन मेथड में हमने सीखी थी एंट्री क्या, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हमने सीखी थी ये वाली एंट्रीज। प्रीमियम मेथड में हमने सीखा था कि गुडविल को वो पैसा कैश में ले आता है तो हमने उसकी एंट्री करी थी कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सॉरी गेनी पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और प्राइवेट सेटलमेंट में हमने सीखा था कि इसके अंदर कोई एंट्री नहीं होती। तो ये मेथड्स हमने अपने पास क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, इनको एक बार रिवाइज वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, पहले दो मेथड में बस वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता है, ठीक है, बस उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। इसमें एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल होती है, नहीं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स होती है। इसके अंदर ये दो एंट्रीज में से कोई एक एंट्री हो सकती है।
प्रीमियम मेथड में वो गुडविल कैश में लाता है, और तीसरा है प्राइवेट सेटलमेंट, जिसमें वो गुडविल प्राइवेटली सेटल करता है, तो उसकी हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। ठीक है, तो यहां से आई थिंक हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आज इतना ही करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तक हम करेंगे। अभी जो इसके अंदर रिटायरमेंट वाला पोर्शन है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर इंक्लूडिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये वाला ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है, अभी जो हमने रिवाइज किया, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट? नालायक को हाय ना में जवाब दे दिया करो। जब तुम लोग तुम लोग कभी मेरे से सवाल पूछो, मैं जवाब न दूं तो अच्छा लगेगा? नालायक। चलो भाई, आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय।